वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उस फार्मूले का मकसद क्या होता है, ये कल हमने डिस्कस किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला mgh था, उसके लिए 2-3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की थी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला mgh होता है, ये हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी की मेयर नहीं देता, ये हमें चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की मेयर देता है, और वो भी दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान जिन पॉइंट्स की दरमियान हाइट कम है। तो हाइट अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान कम है तो उसके अंदर ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहती है, और आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं mgh, और mgh फार्मूला इस्तेमाल करके आप चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। रिलेटिव फार्मूले का मकसद है कि ये फार्मूला जो हाइट इस्तेमाल करता है, ये विथ रेफरेंस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इस्तेमाल करता है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला mgh पढ़ा था, ये फार्मूला अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ दो स्मॉल हाइट्स के लिए या एक स्मॉल हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेयर करके देता है। आज हम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा हाइट तक अगर ले जाएं, अगर हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम पहले दिन ही पढ़ के आए हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में हमने पढ़ा था, तो फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है, तो आज हम इस फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी बॉडी को अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाएं, अगर ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा हाइट तक ले जाएंगे तो उनके बीच में ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और ग्रेविटी अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो हम उनके दरमियान देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं, पहले मैं वो लास्ट वाली एक पॉइंट लिख लेता हूं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स, 2 किलोज पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास अर्थ है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से अगर बॉडी को ले जाते हैं पॉइंट बी पे, तो ये हाइट छोटी होती है, तो यहाँ से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से ये जो हम लेते हैं, ठीक है, इस तरह से जो हम लेते हैं, ये हाइट फाइनल है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है इज इक्वल टू mgh। आज हम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स, बिटवीन टू फार पॉइंट्स, दो दूर की पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। 2 क्लोज पॉइंट्स के दरमियान हमने पढ़ा था, 2 क्लोज पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है mgh के इक्वल। अब हम देखेंगे कि जो दूर की पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो अब उनके दरमियान हम देखेंगे कि उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। सपोज करें ये हमारे पास है अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, और एक बॉडी है, ये पॉइंट ए है, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट ए पे है। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट ए से लेके जाता हूं पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए से बी के दरमियान हाइट का डिफरेंस ज्यादा है, और आपको पता है कि अगर ए और बी के दरमियान हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा तो पॉइंट ए पे ग्रेविटी स्ट्रांग होगी,
और पॉइंट बी पे ग्रेविटी वीक होगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। यहाँ पे हाइट कम थी इसलिए इतनी तेजी से ग्रेविटी कम नहीं होती, ग्रेविटी ऊपर जाने से स्लोली डिक्रीज होती है, इसलिए स्मॉलर हाइट्स पे कोई खास फर्क नहीं आता ग्रेविटी के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी चीज बहुत ज्यादा हाइट पे चली जाती है, बहुत ज्यादा हाइट पे जाने से ये होता है कि पॉइंट ए पे ग्रेविटी स्ट्रांग होती है और पॉइंट बी पे जो ग्रेविटी होती है वो वीक हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट ए टू बी हम जाएंगे और उनके दरमियान अगर हाइट जो है ये बहुत ज्यादा है, ये हाइट जो है इनके दरमियान ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसी को वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहा जाता है। जैसे जैसे हम बॉडी को ऊपर लेते जाएंगे ग्रेविटी कम होती जाएगी, मीन्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम बॉडी को विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके जा रहे हैं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है कि जितना वेट हो उतनी ही अप्लाइड फोर्स हो, और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी वेट कम होता जाएगा, तो हमें अप्लाइड फोर्स भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बॉडी को मूव करवाना है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इस बात के लिए ज़रूरी है कि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कंसीडर किया जाए। तो पहली बात ये होती है कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ से किसी भी बॉडी को ज्यादा हाइट पे ले जाएं तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्क, पहली बात ये होती है इफ एच का मकसद होता है ये इन दोनों के दरमियान ये जो हाइट होती है, दोनों पॉइंट्स ए और बी के दरमियान ये जो हाइट होती है इसको कहा जाता है कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ज्यादा हाइट को कहा जाता है कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल है, जबकि ये जो हाइट होती है इसको कहा जाता है लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ होती है, ये लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ होती है। तो आप कहोगे कि इफ एच इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ देन वर्क डन between two points between these 2 points is considered work done by variable force। अब ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कंसीडर किया जाएगा, और आपको पता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर इसको हम करेंगे तो इसको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको स्मॉलर हाइट्स के अंदर तकसीम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ को आप कैपिटल एम ई कर दें और बॉडी के मास को आप कर दें एम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पूरा डिस्प्लेसमेंट या ये जो पूरी हाइट एच होती है इसको हम स्मॉल हिस्सों में तकसीम करते हैं, और इस फार्मूले के अंदर हमने हाइट ली थी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और इस फार्मूले के अंदर हम हाइट ले रहे हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ अर्थ है, पॉइंट ए की जो हाइट है इसको आप कह सकते हैं आर ए, या आप इसको कह सकते हैं R1। इस पॉइंट को ए भी कहा जाता है या इस पॉइंट को
1.b कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को तकसीम करते हैं स्मॉल हिस्सों में, क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है कि आप पूरे डिस्प्लेसमेंट को तकसीम कर दे स्मॉल हिस्सों के अंदर। अब हर एक का डिस्टेंस मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपके पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, या इस तरह से एन कर दे इसको। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये एन है, मैंने यहाँ पे बना दिए एन पॉइंट। अब ए पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से आर ए है या R1 है। पॉइंट 2 का डिस्टेंस जो होगा R2 होगा। पॉइंट 3 का जो डिस्टेंस होगा ये R3 होगा। पॉइंट 4 का जो डिस्टेंस होगा ये R4 होगा। और R5 का डिस्टेंस जो होगा ये R5 होगा। और इसका डिस्टेंस ये जो होगा, इसका जो डिस्टेंस होता है ये, इस डिस्टेंस को आप कहोगे कि ये RB है या ये RN है। ठीक है, तो पूरे हमने क्या किया, पूरी हाइट को हमने स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम किया। स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम करने का जो रीजन है वो ये है कि वर्क डन बिटवीन टू फार पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है कि आप पूरे डिस्प्लेसमेंट को थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और फिर सब हिस्सों का वर्क आपस में कैलकुलेट करके उनको आप आपस में सम दें तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं फार्मूला। मैं डेरिवेशन नहीं करता, सिर्फ फार्मूला लिखता हूं, हमें सिर्फ फार्मूले से काम होगा। यहाँ पे टोटल वर्क जो होगा बिटवीन, टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम 1 to 2 होगा, प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 3 होगा, प्लस वर्क फ्रॉम 3 to 4 होगा, प्लस अप टू वर्क फ्रॉम सेकंड लास्ट पॉइंट n-1 to n होगा। सब वर्क्स को आपस में सम देंगे जिस तरह से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर हमने कैलकुलेट किया था। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होगी, ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज होगी ये बराबर होगी निगेटिव ऑफ वर्क के, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होती है निगेटिव ऑफ वर्क, या वर्क होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपको पता है वर्क होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है निगेटिव ऑफ वर्क के। इसलिए जब पॉइंट ए टू बी आप लेके जाओगे तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी वर्क फ्रॉम ए टू बी के। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो बेटा हमने किया था कि जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट किया जाता है तो डिफरेंट इंटरवल्स की जगह पे फोर्स डिफरेंट होती है। यहाँ पे फोर्स 1 होगी, यहाँ पे फोर्स 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और यहाँ पे फोर्स Fn होगी। क्योंकि हर इंटरवल पे डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के टॉपिक के अंदर हमने किया था कि जब इस तरह से कोई भी बॉडी मूव करती है तो इस जगह पे F1 होती है, यहाँ पे F2 होती है, यहाँ पे F3 होती है। तो हर इंटरवल पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो फोर्स होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसी तरह से जब बॉडी पॉइंट ए पे होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स F1 होगी, जैसे जैसे बॉडी पॉइंट 2 पे चली जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स F3 हो जाएगी, सो F2 हो जाएगी, F3 एंड सो ऑन हो जाएगी। अब अगर हम करेंगे कि वर्क फ्रॉम 1 to 2 छोटे इंटरवल के लिए, आपको पता है हमने कहा था कि छोटे इंटरवल के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये फार्मूला स्मॉल हाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि स्मॉल हाइट्स के अंदर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहती है। तो जब बॉडी 1 to 2 जाएगी तो ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे फोर्स होगी एवरेज, ठीक है, यहाँ पे फोर्स हो जाएगी एवरेज। एवरेज फोर्स यहाँ पे हम निकालेंगे। मैंने आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर कहा था कि जब किसी भी इंटरवल के अंदर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो एक फोर्स उसकी इनिशियल पॉइंट पे होगी, एक फोर्स उसकी फाइनल पॉइंट पे होगी। या तो आप इनिशियल पॉइंट की फोर्स को ले लें या तो आप एवरेज ले लें, ठीक है। और जो आपके बुक के अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि इनिशियल पॉइंट की ले, लेकिन आप इसको बेहतर रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए आप इसको फोर्स एवरेज के सेंस में ले सकते हैं। तो फोर्स एवरेज हो जाएगी इज इक्वल टू F1 प्लस हो जाएगा F2 अपॉन 2 इनटू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा R इनटू हो जाएगा cos 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है। अब देखिए आपको पता है बेटा कि इसको कर ले आप इक्वेशन 1। देखिए आपको पता है यहाँ पे फोर्स ग्रेविटी की लगती है, F1 हो जाएगी। यहाँ पे जो फोर्स होगी ग्रेविटी है एम और अर्थ के दरमियान है, इनके दरमियान डिस्टेंस R1 है। F1 हो जाएगी GM अपॉन R1 स्क्वायर और F2 हो जाएगी इज इक्वल टू GM अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ पे रख के आप एवरेज निकालोगे और जो डेल्टा R होता है, डेल्टा R हो जाएगा R2 माइनस R1 और cos 180 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 के, ठीक है। अब अगर ये चीजें इस फार्मूले के अंदर आप रखोगे, F1 की F2 की वैल्यू रख के आप एवरेज लोगे और डेल्टा R को रख के आप इस तरह से जो है वो R2 माइनस R1 इस तरह से रख के अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वर्क बिटवीन 1 to 2 इज इक्वल टू आ जाएगा GM 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। मैंने फार्मूला कैलकुलेट नहीं किया, ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। कि जो वर्क बिटवीन 1 to 2 होगा इसका फार्मूला आ जाएगा GM 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे वर्क फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू GM 1 अपान R2 माइनस हो जाएगा 1 अपान R3। ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3 और ये होता है डेल्टा R। ये होते हैं हर एक के डेल्टा R। अब इसी तरह से अगर आप वर्क निकालोगे फ्रॉम 3 to 4 इज इक्वल टू हो जाएगा GM 1 अपान R3 माइनस 1 अपान R4 इस तरह से निकालोगे और बिल्कुल इसी तरह से अगर इसको आप कर लोगे, ठीक है, इस तरह से अगर आप कर लोगे तो वर्क फ्रॉम, ठीक है बेटा। अब अगर इसी तरह से आप फार्मूला ड्राइव करोगे तो वर्क फ्रॉम A to B, वर्क फ्रॉम A to B इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम 1 to 2 GM 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 प्लस GM 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3 प्लस इस तरह से हो जाएगा वर्क फ्रॉम N माइनस 1 to N। तो ये हो जाएगा आपके पास GM 1 अपान RN माइनस 1 माइनस 1 अपान RN ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सम दोगे, देखें ये -1 अपान R2 है, ये +1 अपान R2, ये इस तरह से कैंसल आते जाएंगे, सब फैक्टर कैंसल हो जाएंगे
और वर्क फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा इज इक्वल टू जी एम एम 1/RA माइनस 1/RB, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क बिटवीन ए एंड बी का ये फार्मूला होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। आपने जो पूरे इस चीज के अंदर जो एक तो थ्योरेटिकल बातें याद करनी है और ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला है वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स का। मैं आगे लिखता हूं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास वर्क बिटवीन ए एंड बी। वर्क बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जी 1/RA माइनस 1/RB। ये वर्क डन का फार्मूला है बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन सी पॉइंट्स? 2 फार पॉइंट्स। अगर आप जमीन से ऊपर किसी भी चीज को अगर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर ले जाओगे, स्मॉल हाइट के लिए ले जाओगे, तो वर्क हो जाएगा mgh के बराबर। और अगर लॉन्गर हाइट्स के लिए ले जाओगे तो उसके अंदर वर्क हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जी एम एम 1/RA माइनस 1/RB। इसको सिंपली आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये अर्थ है, एक बॉडी पॉइंट ए पे है और इसका डिस्टेंस ये है आपके पास RA। इस बॉडी को आप ले जाते हो पॉइंट बी पे, तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपने कितना वर्क किया है, तो ये वर्क का फार्मूला। सिंपल सी स्टेटमेंट आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से ज्यादा, और इस हाइट के लिए आप लिख लें कि ये हाइट जो होती है ये कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ अगर हो, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा हाइट के लिए होगा, अगर स्मॉल हाइट होगी तो कौन सा रखोगे? mgh रखोगे। अगर ज्यादा हाइट होगी तो कौन सा रखोगे? ये रखोगे। अब वर्क के हुए 2 फार्मूले। कौन से? एक वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी बिटवीन 2 क्लोज पॉइंट्स mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बिटवीन 2 फार पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन 2 फार पॉइंट्स, वो कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 बातें जो है वो माइंड में रखिएगा कि अगर वर्क किसी भी बॉडी को स्मॉल हाइट के लिए ले जाते हैं और स्मॉल हाइट को कहा जाता है h लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो वर्क बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू mgh होगा माइनस mgh, माइनस होती है उसकी सिंबल। और अगर बिटवीन 2 फार पॉइंट्स लोगे जहां पे ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो ये फार्मूला लगेगा। वर्क के 2 फार्मूले माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क का फार्मूला। अब आपको पता है, अब हम करते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 फार पॉइंट्स। 2 फार पॉइंट्स के दरमियान, देखिए क्लोज पॉइंट्स के दरमियान चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो 2 फार पॉइंट्स के दरमियान चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है निगेटिव ऑफ वर्क। ये मैंने फार्मूला पहले भी लिखा है। अगर 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान यहाँ पे इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी UA होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UB होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये होगी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, जाहिर सी बात है बॉडी जब ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीज आएगा, चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव, और वर्क हो जाएगा जी एम एम 1/RA माइनस हो जाएगा 1/RB। ठीक है, अब अगर इस निगेटिव साइन को यहाँ पे करें हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी GMM 1/RB माइनस 1/RA।
ये आ गया चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, चेंज, ये वर्क का फार्मूला है और ये किसका है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का है। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। मैं इसको यहाँ पे, ये भी फार्मूला आपको याद करना है बेटा। ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और ये याद रखिएगा कि ये फार्मूला है बिटवीन टू फार पॉइंट्स, दो दूर की जो पॉइंट्स होती है, वेयर ग्रेविटी इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है देन चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम 1/RB माइनस 1/RA। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी दो फार्मूले हुए, कौन से, एक चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का mgh, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज आपको बताता है वो बिटवीन टू सिमिलर पॉइंट्स बताता है, हाइट, छोटी हाइट हो जहां पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो, और उस फार्मूले को रिलेटिव फार्मूला कहा जाता है। और वो रिलेटिव फार्मूला किसके है, विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो आर्बिटरी जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये फार्मूला चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का ही है, लेकिन ये बिटवीन फार पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म रहती है। और ये फार्मूला रिलेटिव नहीं है, ये विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ देता है, और सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से ये देता है। वो फार्मूला चेंज किसके हिसाब से देता है, विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ देता है। ये किसके हिसाब से देता है, ये देता है विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि मैंने जो फिगर ली हुई है इसके अंदर मैं डिस्टेंस जो ले रहा हूँ, हाइट जो ले रहा हूँ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ले रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हुए हमारे पास चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। अब मैं इसको दोनों चीजों को लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज माइंड में आ जाए। ठीक है, पहला ये होता है कि वर्क डन बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स, क्लोज पॉइंट्स वेयर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म। तो वर्क किसके बराबर हो जाता है, वर्क हो जाता है माइनस mgh के बराबर। ठीक है, वर्क डन बिटवीन टू फार पॉइंट्स वेयर ग्रेविटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेयर ग्रेविटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ग्रेविटी इज नॉट यूनिफॉर्म, तो इज इक्वल टू होता है जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R2। आर ए या आर बी अब से कर सकते हैं, ये पॉइंट 1 होती है, ये पॉइंट 2 होती है, या एन पॉइंट कर ले, या 2 कर ले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिटवीन जो होगा 1/R1 माइनस 1/R2। तीसरी बात मैंने कौन सी कही, तीसरी बात मैंने ये कही कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स where gravity is uniform, ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, तो वहां पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है, और चौथी पॉइंट होगी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेयर बिटवीन टू
to far points where gravity is not uniform। ठीक है, तो ये डेल्टा यू हो जाएगी इज इक्वल टू जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1 ये हो जाएगा। ठीक है, वर्क और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में फर्क ये कि वर्क के अंदर ए पहले आता है बी बाद में आता है, इसमें बी पहले आता है और ए बाद में। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, 4 ये हुई। अब आ जाते हैं हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे। एब्सोल्यूट का मकसद क्या होता है? एब्सोल्यूट का मकसद होता है टोटल। पहले आप एब्सोल्यूट को समझ लें, उसके बाद फार्मूला आप सिंपल हो गया, मसला नहीं है। देखिए, आप सेल्सियस स्केल के अंदर जब टेम्परेचर लेते हो तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। जब आप बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री कहते हो तो इसका मकसद है बॉडी के टेम्परेचर और आइस के टेम्परेचर के दरमियान 37 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। आप ये नहीं कहेंगे कि बॉडी के अंदर है ही 37। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी के माइंड में तो निकाल दे। सेल्सियस स्केल रिलेटिव स्केल है और वो हमेशा टेम्परेचर मेयर करता है विथ रेफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस। सेल्सियस अगर कहता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इन ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि बॉडी का टेम्परेचर ही 37 डिग्री। इसका मकसद है कि बॉडी के अंदर आइस के और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस 37 है। जैसे mgh का फार्मूला क्या कहता है कि जमीन सरफेस ऑफ अर्थ से अब पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज हो गई। ये भी फार्मूला नहीं कहता कि टोटल इतनी हुई, ये कहता है सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी हाइट पे हो गए, सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में इतनी बढ़ गई। ये कतई नहीं बताता कि ये टोटल एनर्जी है। इसी तरह से सेल्सियस स्केल डिफरेंस बताता है। सेल्सियस स्केल अगर डिफरेंस बताता है तो वो इसलिए बताता है क्योंकि उसके अंदर जो हम रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वो जीरो करते हैं आइस को, और आइस का टेम्परेचर एक्चुअल जीरो नहीं होता, ये आर्बिटरी जीरो माना जाता है। एक्चुअली आइस का टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। और जब हम टेम्परेचर मेयर करते हैं केल्विन में तो केल्विन इस्तेमाल करता है एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअली जीरो होता है। जब केल्विन आपको कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर 310 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन है, तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर है ही 310। वो डिफरेंस नहीं बताता, केल्विन स्केल डिफरेंस नहीं बताता। केल्विन स्केल कहता है बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन है, तो वो आपको टोटल बताता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन इतनी आ रही है, तो उसको एब्सोल्यूट कहा जाता है। एब्सोल्यूट हमेशा, एब्सोल्यूट का मकसद है टोटल कितनी है। टोटल हमेशा जीरो के रेफरेंस से मेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने कहीं और से 10 रुपए लिए तो चेंज पैसों की हुई 10 रुपए, लेकिन टोटल हुए 20 रुपए। और 20 रुपए किस लेवल से होंगे? 0 से लेकर 20 तक। 0 और 20 के दरमियान डिफरेंस टोटल हुआ, 10 और 20 के दरमियान चेंज हुई। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल जो होता है वो आइस के टेम्परेचर और बाकी टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस लेता है। वो जीरो नहीं आइस का, लेकिन केल्विन किसके दरमियान डिफरेंस लेता है? जीरो, एक्चुअल जीरो से डिफरेंस लेता है, तो वो एब्सोल्यूट बनता है। ठीक है, तो अभी तक हम जो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले पढ़े हैं, वो दोनों फार्मूले जो हमने पढ़े हैं वो दोनों के दोनों फार्मूले डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले। एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स, और दूसरा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू फार पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ है। और सेंटर ऑफ अर्थ भी जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो होगी जहां पे ग्रेविटी जीरो होगी। मैंने कल आपको कहा था कि जहां पे नेट फोर्स जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। सेंटर ऑफ अर्थ पे नेट ग्रेविटी जीरो होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती।
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी के हिसाब से हम किसी भी बॉडी की टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। अब इसका फार्मूला कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, potential energy is zero at infinity। ठीक है।